Good morning, students. From today, we are going to start our next topic, that is the causes of diseases. Right? The previous topics we have already discussed in our last class. Now, from today, we are going to start the causes of diseases. So, obviously, as the name of the topic suggests, that in this topic we are going to study about the causes of the diseases, that what are the causes due to which the diseases will occur, right? अगर कोई पर्सन को किसी कोई डिजीज़ हुई है तो वो डिजीज़ किस कारण से हुई है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. व्हाट कॉजेज डिजीज़, किसी भी डिजीज़ का क्या कारण होता है. व्हेन वी थिंक अबाउट causes of the disease, we must remember that there are many levels of such causes. जब भी हम किसी डिजीज़ के कॉजेज़ की बात करते हैं, किसी भी डिजीज़ के कारणों की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी डिजीज़ के जो कॉजेज़ होते हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं, राइट? मतलब किसी भी डिजीज़ के जो कॉज हैं वो कोई एक कारण नहीं होगा. देयर मे बी द मल्टीपल कॉजेज़ और देयर मे बी द कॉजेज़ एट मल्टीपल लेवल्स एज वेल. लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल. अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, सो इफ देर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज एन इन्फेक्शन विथ अ वायरस. तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक बेबी है, एक इन्फेंट है, जो कि जिसको कि लूज मोशन हो रहे हैं, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि उसको लूज मोशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसको वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है. सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज इज अ वायरस. तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी डिजीज का एक इमीडिएट कॉज क्या हो सकता है, एक वायरस हो सकता है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम. अब क्वेश्चन क्या उठता है कि ये वायरस कहाँ से उस बेबी तक पहुंचा, राइट? सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अब हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि उस बच्चे ने अनक्लीन वाटर पी लिया होगा, राइट? जिसके कारण वो जो वायरस है वो उसकी बॉडी तक पहुंच गया. लेकिन वही हो सकता है कि वैसा ही अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर और भी दूसरे बच्चों ने पिया हो. सो वाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डू नॉट. तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि वो एक ही बच्चे को लूज मोशन हुए और दूसरे बच्चों को लूज मोशन नहीं हुए, है ना? उसके पीछे का क्या रीज़न है? सो वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी. तो इसका एक रीज़न क्या हो सकता है कि ये जो बेबी है वो उतना हेल्दी नहीं है. एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीजेज व्हेन एक्सपोज्ड टू रिस्क. और इसीलिए इस बेबी को ज़्यादा डिजीजेज होने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर बेबीज़, वेयर एज हेल्दियर बेबीज़ वुड नॉट. और जो उससे ज़्यादा हेल्दियर बेबीज़ हैं उनको डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो कम हैं. वाई इज़ इट, वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी. अब क्वेश्चन क्या रेज होता है कि जो बेबी है वो हेल्दी क्यों नहीं है, राइट? परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड and does not get enough food. So lack of good nutrition become a second level cause of the disease. तो हो सकता है कि उस बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा हो, राइट? उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा हो, जिसके कारण से क्या है, वो बेबी जो है वो वीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है और उसके कारण वो इजीली बीमार पड़ रहा है, राइट? सो एक कारण और क्या हो सकता है किसी भी डिजीज़ का, इट्स माल न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी होना. अगर आपको गुड अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके कारण भी आप क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं. द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम. फर्दर, वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड. अब क्वेश्चन क्या उठता है कि वो बेबी वेल नरिश्ड क्यों नहीं है, क्यों उसको नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है. परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज़ पुअर. हो सकता है कि उसकी जो फैमिली है वो पुअर फैमिली हो, वहाँ पे उसके न्यूट्रिशन का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हों उसके पेरेंट्स. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस
that make it more likely to suffer from loose motion when exposed to such a virus. अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो बेबी जो हो उसको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम हो, राइट। उसके जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण वो लूज मोशन उसको हो रहे हों, राइट, बार बार। So without the virus, the genetic difference or the poor nourishment alone would not lead to loose motion. So वायरस के बिना जो जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट थे वो उस बेबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, राइट। वो बेबी अफेक्ट क्यों हुआ, उस बेबी को लूज मोशन क्यों हुए, क्योंकि वो वायरस उसकी बॉडी में एंटर किया था। बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज़। तो जो माल नरिशमेंट था, उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा था, या जो जेनेटिक डिफरेंसेस थे उसके कारण उस बेबी को लूज मोशन नहीं हुए। इसका मतलब ये डायरेक्ट कॉजेज़ नहीं है बीमारी के, लेकिन उसकी बीमारी का वन ऑफ द कॉज, या हम बोल सकते हैं कि उसकी बीमारी का एक कारण जो है वो ये भी है, राइट। मतलब डायरेक्ट कारण नहीं है बट इनडायरेक्ट तो डेफिनेटली है। वाई वॉज देयर नो क्लीन वाटर फॉर द बेबी। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि उस बेबी के पास अनक्लीन वाटर कैसे पहुंचा, क्लीन वाटर वहाँ पर क्यों नहीं था। परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विसेज आर पुअर वेयर द बेबीज़ फैमिली लिव्स। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ उसकी फैमिली रहती है वहाँ पे साफ़ पानी नहीं जाता हो, राइट। सो पावर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज बिकम द थर्ड लेवल कॉज ऑफ द बेबीज़ डिजीज़। तो उस बेबी की डिजीज़ का थर्ड लेवल रीज़न क्या हो गया कि वहाँ पर पब्लिक सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, या वहाँ पर जो सोसाइटी है वो पुअर सोसाइटी है, जिस कारण से वहाँ पर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक थर्ड लेवल रीज़न हो गया उस बेबी की बीमारी का। It will not be obvious that all diseases will have immediate causes and contributory causes. ज़रूरी नहीं है कि सारी डिजीज़ेस के जो कारण हों वो immediate causes हों या contributory causes हों. Also, most disease will have many causes rather than one single cause. बहुत सी डिजीज़ेस ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं और कोई एक कारण नहीं होता है, राइट। सो हमने पढ़ा कि किसी भी डिज़ीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, डायरेक्ट एज वेल एज़ द इनडायरेक्ट, जिनको हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ भी बोला। सो इस तरीके से कोई भी डिजीज़ के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़. Now, what do we mean by the infectious causes and what do we mean by the non-infectious causes? That thing we are going to study here. As we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind. जैसा कि हमने देखा कि हमारे लिए पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है when we think about causes of disease. जब भी हम डिज़ीज़ के बारे में या डिज़ीज़ के कारणों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ एज वेल. वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर. अगर हम इस अप्रोच को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बात करें तो इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिजीजेज एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप. अगर हम इमीडिएट कॉजेज़ की बात करें तो किसी भी डिज़ीज़ के जो इमीडिएट कॉजेज़ हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं. वन ग्रुप ऑफ कॉज इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट, मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो पहला कॉज क्या हो सकता है? इट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपको पता है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, राइट. तो जनरली किसी भी डिजीज़ का जो कॉज होता है वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीजेज. सो ऐसी डिजीजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेज. दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी. क्यों ऐसा? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकते हैं.
और जो डिजीज़ेस उनके कारण होती हैं वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर स्प्रेड हो सकती हैं। इन्फेक्शियस का मतलब क्या? इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। तो ऐसी डिजीज़ेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। थिंग्स टू पॉन्डर, डू ऑल द डिजीजेस स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन? क्या अगर कोई सिक पर्सन के कांटेक्ट में बहुत सारे लोग आए हैं तो क्या सारे लोगों को वो बीमारी हो जाएगी? व्हाट आर द डिजीजेस दैट आर नॉट स्प्रेडिंग? ऐसी कौन सी डिजीज होती हैं जो स्प्रेड नहीं होती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीजेस दैट डोंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विथ अ सिक पर्सन? और किसी पर्सन को वैसी डिजीजेस कैसे हो सकती हैं जो डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं हो रही हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें समझते हैं। ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो डिजीजेज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। तो हमने पढ़ा इन्फेक्शियस डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती हैं। तो वैसी ही नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज भी होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती हैं। देयर कॉजेज वेरी, उनके जो कारण हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। और उनका जो कारण होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं जो कि आसानी से कम्युनिटी में फैल जाएं। इंस्टेड दीज आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। और इसके जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी बॉडी के अंदर ही होते हैं, इंटरनल ही होते हैं। और ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो कॉज नहीं जाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। अगर किसी को कैंसर है तो जो कैंसर होता है वो किस कारण से होता है? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण उनके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम डिजीज़ होती है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलता है, वो भी उनकी बॉडी का इंटरनल कॉज होता है। कैन बी कॉज बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो क्यों होता है? अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो। ऑल्सो अगर आप कम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो। यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीजेज वेयर द इमीडिएट कॉजेज विल नॉट बी इन्फेक्शियस। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जहाँ पे जो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अफेक्ट नहीं करती हैं, राइट? नाउ पेप्टिक अल्सर एंड द नोबेल प्राइज़। पेप्टिक अल्सर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नोबेल प्राइज़ साइंस की कैटेगरी में आई थिंक सबसे प्रेस्टिजियस प्राइज़ आप बोल सकते हो द नोबेल प्राइज़ को, राइट? साइंस में जो नोबेल प्राइज़ होता है वो सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है। तो पेप्टिक अल्सर के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, पढ़ते हैं क्या स्टोरी है। फॉर मैनी ईयर्स एवरीबडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर्स which causes acidity related pain and bleeding in the stomach and duodenum were because of lifestyle reasons। बहुत सालों तक ये लोग ये सोचते रहे कि जो पेप्टिक अल्सर होता है वो किसके कारण होता है? आपकी लाइफस्टाइल रीजंस के कारण होता है। आपकी लाइफस्टाइल जो है उस कारण से आपको अल्सर है। और इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? आपको स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है, पेन होता है, स्टमक में ब्लीडिंग भी होती है। एवरीबडी थॉट दैट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू लॉट ऑफ एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक एंड इवेंचुअली कॉज पेप्टिक अल्सर। बहुत समय तक लोग ये सोचते रहे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसके कारण से आपके स्टमक में एसिड बढ़ जाता है और जिसके कारण आपको एसिडिटी या पेप्टिक अल्सर होता है। देन टू ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी दैट अ बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दो लोग थे जिन्होंने एक डिस्कवरी की और उन्होंने क्या बताया कि इस पेप्टिक अल्सर के लिए एक तरह का बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड व्हाट इज़ दैट बैक्टीरिया? इट्स हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर के लिए। रॉबिन वॉरन, born 1937, a pathologist from Perth, Australia, saw these many curved bacteria in the lower part of the stomach in many patients. So रॉबिन वॉरन, ही वॉज अ पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर थे वो ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये कर्व्ड बैक्टीरिया, एक ऐसा घुमावदार बैक्टीरिया बहुत से पेशेंट्स के स्टमक के लोअर पार्ट में पाया गया, जिनको ये प्रॉब्लम थी। ही नोटिस्ड दैट द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दीज बैक्टीरियाज। और जो इन्फ्लेमेशन, जो जलन हो रही थी उनको, वो कहाँ हो रही थी? जहाँ जहाँ पे ये बैक्टीरिया थे वहाँ वहाँ पे उनको ये जलन हो रही थी। बैरी पार्शल, born in 1951, a young clinical fellow, became interested in Warren's finding and succeeded in cultivating the bacteria from these sources. इसके बाद बैरी मार्शल, वो क्लिनिकल फेलो थे, उन्होंने इनकी इस रिसर्च पे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन हिज रिसर्च, और उन्होंने भी इस पर और ज़्यादा स्टडी करना चालू किया। और फिर इन ट्रीटमेंट स्टडीज़ मार्शल एंड वॉरन शोड दैट पेशेंट्स कुड बी क्योर्ड ऑफ पेप्टिक अल्सर ओनली व्हेन द बैक्टीरिया वर किल्ड ऑफ फ्रॉम द स्टमक। और उन्होंने क्या किया, इसका ट्रीटमेंट भी निकाला, पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट निकाला। और मार्शल और वॉरन ने क्या बोला कि पेप्टिक अल्सर जो है वो सही हो सकता है अगर हम स्टमक से इन बैक्टीरिया को अलग कर पाएँ, उनको मार पाएँ। थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज़ नो लॉन्गर अ क्रोनिक। और मार्शल और वॉरन के कारण ही अब ये जो पेप्टिक अल्सर की जो प्रॉब्लम है वो क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, और अब हम उसका इलाज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशंस बट अ डिजीज़ दैट कैन बी क्योर्ड बाय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स। इस डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो आप उसको शॉर्ट टर्म अगर आप एंटीबायोटिक्स लें तो उससे भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है। फॉर दिस अचीवमेंट मार्शल एंड वॉरन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 2005। और उनकी इस ग्रेट डिस्कवरी के लिए उनको 2005 में नोबेल प्राइज़ मिला। एंड इट वॉज सच अ ग्रेट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, राइट। Now, the way in which diseases spread and the way in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases. वो तरीके, जिन तरीक़ों से डिजीज़ेस स्प्रेड होती हैं और जिन तरीक़ों से आप उनको ट्रीट कर सकते हो, उनको सही कर सकते हो या उनको प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब आप अपने आप को उन डिजीज़ेस से बचा सकते हो, हर डिजीज़ेस के लिए ये जो वेज ऑफ प्रिवेंशन हैं वो अलग अलग होते हैं। दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉजेज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। और ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है कि इस डिज़ीज़ के जो कॉजेज़ हैं वो इन्फेक्शियस हैं या नॉन इन्फेक्शियस हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस क्या होती हैं? जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती हैं, ऐसी डिजीज़ेस जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ेस बोलते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ेस? दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into a few groups. जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं इस वर्ल्ड में, उनको हम एक ग्रुप में बांट सकते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पर किया जाता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, राइट। Organisms that can cause diseases are found in a wide range of such categories of classification. और ऐसे organisms जिनमें ये diseases पाई जाती हैं उनको हम एक बहुत ज़्यादा categories में हम उनको classify कर सकते हैं। Some of them are virus, some are bacteria, some are fungi,
सम आर सिंगल सेल्ड एनिमल और प्रोटोजोआ। सो हमने पढ़ा था कि जो डिजीज़ के कॉज होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या, इट कैन बी अ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, कुछ भी हो सकता है। और इन सब को अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया। सम डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ डिजीजेज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी होती हैं, जैसे कि वॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अलग अलग तरीके के वॉर्म्स होते हैं जिनके कारण कुछ डिजीजेज होती हैं। हियर द पिक्चर्स आर बीइंग गिवन टू यू, यू कैन सी ऑल दीज पिक्चर्स, राइट। अलग अलग तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। नाउ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस आर। अगर हम बात करें वायरस से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, सो वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, डेंगू फीवर, एड्स, ये सारी डिजीजेज जो हैं वो वायरस से होती हैं। डिजीजेज लाइक टाइफॉइड, फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये सारी जो डिजीजेज हैं वो किससे होती हैं, बैक्टीरिया से। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ फंजाई। जो स्किन इन्फेक्शंस हैं वो किसके कारण होते हैं, फंजाई के कारण। प्रोटोजोआ माइक्रोब्स कॉज मैनी फैमिलियर डिजीजेस सच एज मलेरिया, काला अज़र। मलेरिया और काला अज़र जैसी जो बीमारियां हैं वो किससे होती हैं, प्रोटोजोआ से। ऑल ऑफ अस हैव ऑल्सो come across intestinal worm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species or of worms। एलिफेंटियासिस और जो इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हो जाते हैं वो किस तरीके की डिजीजेज हैं, वॉर्म्स से होने वाली डिजीजेज, राइट। तो हमने देख लिया कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अलग अलग तरीके की डिजीजेज हमको कर सकते हैं, राइट। And they are responsible for the different kind of the diseases, right. Why is it important that we think of these categories of infectious agents? क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इतनी इनके बारे में स्टडीज़ कर रहे हैं, इनके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। The answer is that these categories are important further in deciding what kind of treatment to use। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों किसी भी बीमारी का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लाइक कोरोना था तो हम क्यों उसका पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि हम उसके ट्रीटमेंट तक पहुंच सकें, राइट। अगर हमको उसका कॉज ही नहीं पता होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको डिजीज़ेस का कॉज पता हो, जिससे हम उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकें। Members of each one of these group, virus, bacteria and so on, have many biological characteristics in common। तो कई सारे जो वायरस होते हैं, कई सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लगभग सेम होती है। तो उनको ट्रीट करने का जो तरीका होता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम होता है। इसीलिए किसी भी बीमारी के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि उस बीमारी का कॉज क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई द पर्सन इज़ बीइंग इन्फेक्टेड विद अ पर्टिकुलर डिजीज़, राइट। नाउ all viruses, for example, live inside host cell, whereas bacteria very rarely do। जितने भी वायरस होते हैं वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पे हमने उनके लिए होस्ट यूज़ किया है, होस्ट टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वायरस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर ही हैं, राइट। और जो बैक्टीरिया हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और फंगस जो होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है। वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। और जो वॉर्म्स होते हैं वो धीरे धीरे फैलते हैं। टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरस एंड वाइस वर्सा।
अगर हम टैक्सोनॉमिकली देखें तो जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, जितने भी वायरस होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया ना वायरस से मिलेगा ना वायरस बैक्टीरिया से मिलेगा, सबकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग अलग होती हैं। दिस मीन्स दैट many important life processes are similar in bacteria group but are not shared with the virus group। और ये कहा जा सकता है कि जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो बैक्टीरिया ग्रुप में अलग होती हैं और वायरस ग्रुप में अलग होती हैं। As a result, drugs that block one of these life processes is one member of the group is likely to be effective against many other members of the group। वो ड्रग्स जो कि इनमें से किसी एक ग्रुप को रोक सकते हैं, मतलब एक ऐसी दवाई, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है दवाई, तो एक ऐसी दवाई जो कि किसी एक ग्रुप को किल कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे ग्रुप को भी किल कर पाए। मतलब एक ऐसी दवाई जो कि वायरस को किल कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरिया को भी किल कर पाए। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट अ माइक्रोब बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। सो हो सकता है कि एक ड्रग मल्टीपल डिजीज़ेस जो कि बैक्टीरिया से हो रही हैं उन पर वर्क कर ले, लेकिन वही ड्रग एक बैक्टीरिया डिजीज़ पर यूज़ होने वाला ड्रग एक वायरल डिजीज़ पर वर्क नहीं करेगा, राइट। एज एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ से लड़ती हैं। सो मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल वॉल बना लेते हैं। दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को वो सेल वॉल बनाने से रोकते हैं, और एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक मोर सेल वॉल्स एंड डाई ईजीली। अब क्या होगा? बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाएंगे और वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो ईजीली क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, दे विल डाई। Human cells don't make a cell wall anyway, so penicillin cannot have such an effect on us। जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन सेल्स होते हैं, वो इस तरह के पेनिसिलिन नहीं बना पाते हैं, इसलिए जो इस तरीके की दवाइयाँ होती हैं वो हम पर वर्क नहीं करती हैं। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल। और पेनिसिलिन किस पे वर्क करेगी? किसी बैक्टीरिया पे जो कि सेल वॉल बनाता है। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक वर्क्स अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। और इसी तरीके से जो बहुत सारी बायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया पे वर्क करती है, केवल एक बैक्टीरिया पे वर्क करने के बजाय, राइट। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सभी तरीके के बैक्टीरियाज पे वर्क करते हैं। बट वायरसेस डू नॉट यूज दीज पाथवेज एट ऑल, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। लेकिन जो वायरस होते हैं वो इस तरीके का जो सेल वॉल है और ये सारा जो पाथवे है वो सब नहीं बनाते हैं, इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरल इन्फेक्शंस पे वर्क नहीं करती हैं। If we have a common cold, taking antibiotic does not reduce the severity or duration of the disease। अगर आपको कॉमन कोल्ड है, सर्दी ज़ुकाम है, तो आप सिर्फ एक एंटीबायोटिक लेकर उसकी सीवियरिटी को कम नहीं कर सकते हो, राइट। However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotic will help। लेकिन अगर आपको कोल्ड के साथ साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और उस केस में आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है आपको रिलीफ मिलेगा और वो जो है एंटीबायोटिक दैट विल वर्क।
Even then the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. उस केस में भी जो एंटीबायोटिक है वो किस पे वर्क करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, ना कि वायरल इन्फेक्शन पर, राइट. सो वायरल इन्फेक्शन के लिए आपको अलग से मेडिसिन लेनी पड़ेगी. सो इन दिस वे जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से फैलते हैं और अलग अलग तरीके की डिजीज़ेज़ होती हैं जिनको ट्रीट करने का जो ड्रग्स होते हैं या जिनको ट्रीट करने की जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मीन्स ऑफ स्प्रेड. जो बीमारियां होती हैं वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती हैं, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.